हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। पिछले लेक्चर में हमने लिया था माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, इसका क्षेत्र क्या है, इसका महत्व क्या है और इसका सीमाएं क्या हैं, इसकी आलोचना या कमियां क्या हैं। तो आज हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व या इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स या समष्टिपरक आर्थिक विरोधाभास। इन 5 चीजों का अध्ययन आज हम इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। जैसे पहले वाले लेक्चर में भी हमने देखा था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं और समष्टि, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, या मैक्रो जो है अंग्रेजी भाषा का भी शब्द है जिसका मतलब होता है बड़ा या वृहद। तो समष्टि अर्थशास्त्र जो है इसे वृहद या व्यापक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का हम विश्लेषण करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, जिसमें सारी की सारी अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर उसका अध्ययन करते हैं, या हम कहें कि आर्थिक विश्लेषण की इस शाखा में छोटे छोटे अनगिनत व्यक्तिगत भागों का अध्ययन न करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते थे, सभी इकाइयों का, छोटी छोटी इकाइयों का, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते थे। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में हम सभी इकाइयों का अलग अलग अध्ययन न करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर उसके आधार पर अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्यतया इस बात का विश्लेषण किया जाता है कि राष्ट्रीय आय एवं रोजगार कैसे निर्धारित होते हैं तथा उनमें कमी या वृद्धि क्यों होती है। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से हम व्यापक, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं क्या है कि राष्ट्रीय आय में कमी क्यों हो रही है, उसमें परिवर्तन क्यों आ रहा है, रोजगार कम कैसे निर्धारित करेंगे, राष्ट्रीय आय को कैसे निर्धारित करेंगे, क्यों उनमें वृद्धि होती है, क्यों उनमें कमी होती है, मतलब क्यों, तो इनमें कैसे तो हम राष्ट्रीय आय और रोजगार को निर्धारित करें और इनमें फिर परिवर्तन क्यों आता है। इन सब का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अर्थात अर्थशास्त्र की शाखा में हम विभिन्न आर्थिक इकाइयों पर ध्यान न देकर अर्थव्यवस्था की विभिन्न समस्याओं एवं तत्वों का समग्र रूप से अध्ययन करते हैं। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र में हम अभिन्न आर्थिक इकाइयों पर ध्यान नहीं देते, किस बात का, कि जो अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय में कमी, आर्थिक विकास में कमी, इन सारी समस्याओं का हम एक समग्र रूप से, मतलब एकत्रित रूप से अध्ययन करते हैं। तो ये हुआ समष्टि अर्थशास्त्र, या साधारण शब्दों में कहें इसे वृहद या व्यापक अर्थशास्त्र कहते हैं, और इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया जाता है। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का हम जिसमें विश्लेषण करते हैं वो होता है समष्टि अर्थशास्त्र। अब यदि इसकी परिभाषा लें तो प्रोफेसर बोल्डिंग ने समष्टि अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार आर्थिक समष्टि भाव व्यक्तिगत मात्राओं से नहीं बल्कि इन मात्राओं के समूह से व्यवहार करता है। यह व्यक्तिगत आय से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय से, व्यक्तिगत कीमत से नहीं बल्कि कीमत स्तर से, व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से संबंधित है। मतलब जो व्यक्तिगत इकाइयों से संबंधित है वो तो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और समष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, इसमें व्यक्तिगत आय का अध्ययन ना करके राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत कीमत का अध्ययन ना करके सामान्य कीमत स्तर, हम इसको जनरल प्राइस लेवल या सामान्य कीमत स्तर जो है उसका अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत उत्पादन का अध्ययन ये ना देखेंगे कि एक उत्पादक ने क्या अध्ययन किया, क्या उत्पादन किया, हम राष्ट्रीय उत्पादन को इसमें शामिल करेंगे। तो प्रोफेसर बोल्डिंग ने क्या कहा कि इसमें व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं करते बल्कि संपूर्ण मात्राओं के समूह का, या संपूर्ण जो उत्पादन या आय या कीमत है उन सब का हम अध्ययन करते हैं। तो ये तो हुआ समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। अब हम लेते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ते हैं, इसकी विषय सामग्री क्या है, या स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, क्या चीजें हम पढ़ते हैं, किन बातों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम 5 चीजों का मुख्यतः अध्ययन करते हैं। जैसे पहले लिया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, कीमत सिद्धांत कहते हैं, उसी तरह समष्टि अर्थशास्त्र को आय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो
एक तो इसमें पढ़ते हैं हम आय का सिद्धांत, इनकम थ्योरी। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र। व्यापार चक्र का मतलब अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, क्या कारण है, क्या प्रभाव पड़ते हैं, कैसे नियंत्रित करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। एक तो व्यक्तिगत कीमत होती है और एक होती है सामान्य कीमत स्तर, जिसमें हम बहुत सारी वस्तुओं को शामिल करके उनके आधार पर कीमत स्तर को निर्धारित करते हैं। फिर है आर्थिक विकास क्या होता है, कैसे इसमें कमी वृद्धि होती है, किस प्रकार इसको बढ़ा सकते हैं, कोई भी देश आर्थिक विकास की दर को कैसे तेज कर सकता है, ये हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, कि राष्ट्रीय आय को हम कैसे वितरित करें उत्पादन के साधनों में, ये चीज हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये 5 मुख्य बातें हैं जिनका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अब हम लेते हैं एक एक को थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले हम लेते हैं आय सिद्धांत, द इनकम थियोरी। आय सिद्धांत का मतलब क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सदैव राष्ट्रीय आय, सकल उत्पादन एवं रोजगार का स्तर दिया हुआ मान लिया जाता है और इसकी गणना पर विचार नहीं किया जाता। पहले हमने क्या पढ़ा, माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने क्या किया, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया और हमने ये मान लिया कि राष्ट्रीय आय दी हुई है, सकल उत्पादन हमें पता है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है, ये सब चीज हमने मान ली थी, जो बाद में उसकी कमी थी। तो लेकिन इन सब चीजों को अध्ययन हम किस में करते हैं, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय, सकल उत्पादन, रोजगार का स्तर, इन सब चीजों का अध्ययन, हम विस्तृत अध्ययन जो है हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, जिससे विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना करने व आर्थिक विकास के प्रयासों को तेज करने में सहायता मिलती है। इसका अध्ययन क्यों करें हम, कि किसी देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, सकल उत्पादन कितना है, रोजगार का स्तर कितना है, इन सब चीजों का अध्ययन चूंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने स्थिर मान लिया था, हमने मान लिया था कि पहले से ही पता है कि राष्ट्रीय आय कितनी है, सकल उत्पादन कितना है, रोजगार की स्थिति क्या है, ये सब चीज दी हुई मान ली थी। लेकिन वास्तव में ऐसा हमने जब आलोचना ली तो देखा कि ये सारी चीजें वास्तव में सही नहीं है, ये बदलती रहती हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं कि राष्ट्रीय आय कैसे निर्धारित होती है, रोजगार कैसे निर्धारित होता है, उत्पादन को कैसे निर्धारित करते हैं, क्यों इनमें परिवर्तन आता है, इन चरों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इसके आधार पर हम विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना करते हैं। हम ये देखते हैं कि जिस देश की राष्ट्रीय आय जितनी ज्यादा है वो देश उतना ही ज्यादा विकसित है, रोजगार की स्थिति जितनी ज्यादा अच्छी है वही विकसित है। तो इसके आधार पर हम तुलना करते हैं विभिन्न देशों की कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकासशील है और कौन सा अल्प विकसित है, विभिन्न श्रेणियों में उनको विभाजित करते हैं। तो इसलिए हमको राष्ट्रीय आय के अध्ययन की आवश्यकता है, रोजगार के अध्ययन की, सकल उत्पादन की, जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना कर सकते हैं और जो देश कम विकसित या विकासशील है वो किस प्रकार से आर्थिक विकास की गति को तेज कर सकता है, इन सब बातों का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो ये हुआ पहला कि क्यों हम इसको आय सिद्धांत कहते हैं और क्यों हमको समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए। अब हम लेते हैं दूसरा, व्यापार चक्र। तो सबसे पहले ये जाने व्यापार चक्र होता क्या है। व्यापार चक्र का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आते हैं, अर्थव्यवस्था कभी भी स्थिर नहीं रहती है, कभी तेजी होती है, कभी मंदी होती है, अभी कोरोना के टाइम मंदी हो रही है ना। तो मंदी और तेजी किस तरह से आ रही है, तो अर्थव्यवस्था में स्थिरता का मतलब है कि एक निश्चित सीमा में यदि उतार चढ़ाव होता है तो अर्थव्यवस्था को हम स्टैटिक मानते हैं, स्थिर मानते हैं। स्थिर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल रुक गई, उसमें एक निश्चित सीमा में यदि उतार चढ़ाव हो रहे हैं तो वो ठीक है। लेकिन यदि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहे, कभी बहुत तेजी से कीमतें बढ़ रही हैं, बहुत तेजी से नीचे गिर रही हैं, तो यदि इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रेड साइकिल या व्यापार चक्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम उन कारणों का अध्ययन करते हैं कि उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, तो उसका निवारण क्या करें या नियंत्रित कैसे करें, उसके लिए कौन सी नीतियां बनाएं। ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम ये पढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था में यद्यपि स्थिर तो कभी भी नहीं रहती है, उसमें परिवर्तन आते रहते हैं, लेकिन यदि परिवर्तन बहुत तेजी से आ रहे हैं, बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, बहुत तेजी से नीचे आ रही है, तो हम ये समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं कि क्यों, तो ये इनके क्या तो कारण है और कैसे इनको नियंत्रित किया जा सकता है, इनका निवारण क्या है। इन दो चीजों को पढ़ते हैं कि व्यापार चक्र क्यों आते हैं और इनको कैसे अर्थव्यवस्था में हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम लेते हैं तीसरा, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। की समष्टि अर्थशास्त्र में हम जनरल प्राइस लेवल को पढ़ते हैं, व्यक्तिगत कीमतों को
तो हम पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। लेकिन सामान्य कीमत स्तर का मतलब इसमें बहुत सारी चीजों की कीमतों को शामिल करके सामान्य कीमत स्तर एक निर्धारित किया जाता है, तो उसको हम उसका अध्ययन हम समष्टि के अंतर्गत करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर में कमी व वृद्धि का अध्ययन किया जाता है कि सामान्य कीमत स्तर कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, अर्थात मुद्रास्फीति या मुद्रा संकुचन की व्याख्या जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अधिकार क्षेत्र में आती है। अब सबसे पहले तो हम ये देखें कि मुद्रास्फीति क्या होती है और मुद्रा संकुचन क्या होती है। मुद्रास्फीति का मतलब है कि जब कीमतें बहुत तेजी से सामान्य स्तर से बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति। यदि सामान्य कीमत स्तर तक परिवर्तन है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि कीमतें सामान्य कीमत स्तर जो हमने निर्धारित किया है उससे ऊपर बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तो उस स्थिति को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। एक होता है मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन क्या होता है? इसका विपरीत होता है कि जब कीमतें सामान्य कीमत स्तर से नीचे बहुत तेजी से गिरती हैं, तो उसे हम कहते हैं मुद्रा संकुचन। तो अब समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि ये मुद्रास्फीति की स्थिति आती है तो क्यों आती है, मुद्रा संकुचन होता है मतलब कीमतें बहुत तेजी से क्यों बढ़ती हैं, बहुत तेजी से कम क्यों होती हैं। इनका हर वर्ग पर, प्रत्येक वर्ग क्या, एक उपभोक्ता वर्ग है, वस्तुओं का उपभोग करता है, एक उत्पादक वर्ग है, वस्तुओं का उत्पादन करता है, सरकार है, ठीक है, इसी तरह किसान वर्ग है, एक निश्चित आय वाले वर्ग होते हैं, एक अनिश्चित आय वाले वर्ग होते हैं। तो हम समाज को बहुत सारे वर्गों में बांट सकते हैं। तो अब इसमें हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं कि ये जो सामान्य कीमत स्तर में बहुत ज्यादा जो उतार चढ़ाव आ रहा है, उसके कारण से इन विभिन्न वर्गों पर, उपभोक्ता पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्पादक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और एक निश्चित आय वर्ग होता है उस पर क्या, या वेतन भोगी जो वर्ग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अनिश्चित आय वाला वर्ग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब इन उतार चढ़ावों का सामान्य कीमत स्तर में जो ये परिवर्तन आ रहा है, इसका इन विभिन्न वर्गों पर प्रभाव क्या पड़ेगा। दूसरा, ये कीमतें कम और ज्यादा क्यों होती हैं, इनके क्या कारण है, इनका प्रभाव क्या है और इनको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। मतलब तीन चीजों का अध्ययन करेंगे कि क्या तो कारण है इनके, सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का क्या कारण है, क्या प्रभाव होगा इसका विभिन्न वर्गों पर, और कैसे हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी और मंदी की जो स्थिति है वो सरकार के लिए, देश के लिए, विकास के लिए लाभदायक नहीं है, तो उसको कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये पढ़ेंगे हम सामान्य कीमत स्तर। फिर हम पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि आर्थिक विकास की परिभाषा क्या है। कई बार पूछ लेते हैं कि आर्थिक विकास क्या होता है। तो आर्थिक विकास में उन संरचनात्मक परिवर्तनों एवं प्रक्रिया को शामिल किया जाता है जिसके कारण एक देश की राष्ट्रीय आय, सकल उत्पादन या प्रति व्यक्ति आय या उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आता है। देखो, आर्थिक विकास के जो मापदंड है, किसी भी देश के आर्थिक विकास को जिन मापदंडों के आधार पर मापा जाता है वो चार है। एक राष्ट्रीय आय के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा देश विकसित है, विकासशील है या अल्प विकसित है। हमने विकास के आधार पर मुख्यतः देशों को तीन श्रेणियों में विभाजित कर रखा है। एक विकसित देश होते हैं, एक विकासशील होते हैं और एक अल्प विकसित होते हैं। तो हम राष्ट्रीय आय के आधार, राष्ट्रीय आय जो है पहला मापदंड है आर्थिक विकास को मापने का, कि कैसे हम पता करें। तो जो वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक है या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनके आधार पर हमने ये निर्धारित किया है कि यदि एक देश की राष्ट्रीय आय इस स्तर तक है, एक निश्चित स्तर तक है, तो विकसित देशों की श्रेणी में आएगा, उससे नीचे है तो विकासशील देशों की श्रेणी में आएगा, उससे भी कम है तो वो अल्प विकसित देशों की श्रेणी में आएगा। तो राष्ट्रीय आय के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा देश किस श्रेणी में आता है। दूसरा मापदंड आर्थिक विकास को मापने का है सकल राष्ट्रीय उत्पादन। राष्ट्रीय उत्पादन जितना है बढ़ रहा है, इसका मतलब देश विकास की तरफ जा रहा है, कम हो रहा है यदि अल्प विकसित देशों की तरफ आ रहा है। तीसरा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। यदि देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, इसका मतलब वो देश विकसित देशों की तरफ जा रहा है। यदि प्रति व्यक्ति आय में कमी हो रही है तो वो अल्प विकसित या पिछड़े देशों की तरफ है। चौथा मापदंड है जीवन स्तर। जीवन स्तर के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि कौन सा देश विकसित है, विकासशील है या अल्प विकसित है। तो आर्थिक विकास को ये जो मापने के जो मापदंड हैं, जिस आधार पर हम मापते हैं आर्थिक विकास को, वो सारे क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र के चर हैं। इन सबका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। इसलिए हमें आर्थिक विकास के बारे में यदि जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। ये समष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण अंग है।
अब हम लेते हैं राष्ट्रीय आय का वितरण, कि राष्ट्रीय आय जो हमने प्राप्त की है उसको वितरित कैसे करें, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी कि राष्ट्रीय आय जो है वो विभिन्न साधनों के उत्पादन के जो साधन है उनके संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। उत्पादन के जो विभिन्न साधन है उनमें मुख्यतः 4 साधन लिए, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। इन चारों साधनों के संयुक्त प्रयासों से राष्ट्रीय आय का निर्माण होता है या राष्ट्रीय उत्पादन होता है। अब उस राष्ट्रीय उत्पादन को सरकार स्टोर करके तो रखेगी नहीं कि हाँ भैया उत्पादन हो गया और अब इसको बंद करके रख दो। अब उस उत्पादन को क्या करना पड़ेगा, वितरित करना पड़ेगा। तो सवाल ये आता है कि उस राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पादन को किसको दिया जाए। तो इस उत्पादन का जो वितरण है वो सरकार किस में करे। अब किस में करे, जिसने उस उत्पादन को करने में सहयोग दिया उसमें ही करेंगे, हम नेचुरली किसी और को तो देंगे नहीं। तो राष्ट्रीय आय का वितरण हम किस में करते हैं, उत्पादन के साधनों में, उन उत्पादन के साधनों में करते हैं जिसने उस उत्पादन को करने में सहयोग दिया है। कैसे करें, कि जिस साधन ने उत्पादन में जितना अधिक योगदान दिया है उसको उतना ही अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। यदि भूमि ने उत्पादन में ज्यादा योगदान दिया है तो लगान ज्यादा मिलना चाहिए। पूंजी का योगदान ज्यादा है तो ब्याज ज्यादा मिलना चाहिए। श्रमिक का योगदान ज्यादा है तो मजदूरी का हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। यदि साहसी का योगदान ज्यादा है तो लाभ ज्यादा होना चाहिए। तो इस आधार पर कैसे वितरित करेंगे, कि राष्ट्रीय आय जो है उसको उत्पादन के साधनों में उनके हिस्से के आधार पर हम वितरित करते हैं, कि जिस साधन ने जितना ज्यादा योगदान दिया है राष्ट्रीय आय को पैदा करने में उसे उत्पादन का उतना ही ज्यादा हिस्सा मिलेगा। तो ये हुआ कि राष्ट्रीय आय का वितरण हम कैसे करें। तो ये तो हो गया हमारा कि राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र या उसकी विषय सामग्री या उसका स्कोप क्या है, कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम किन चीजों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि समष्टि अर्थशास्त्र को हम आय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, कि हम समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक विद्यार्थी क्यों पढ़े। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्यों पढ़ें, उसी तरह हम समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ें क्यों, क्या महत्व है इसका। तो सबसे पहला अर्थशास्त्री कहते हैं कि यदि अर्थशास्त्र का विस्तृत अध्ययन करना है, अर्थव्यवस्था का यदि विस्तृत अध्ययन करना है तो हमें समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि एक वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होगा, एक उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर होगा, एक उपभोक्ता की बचत कहाँ पर होगी, एक उत्पादक का संतुलन कहाँ पर होगा। ये सारी चीजें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। लेकिन यदि हमें ये जानना है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति क्या होगी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में किस तरह से हम इनका संतुलन करेंगे, तो हमें समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, आर्थिक विकास का अध्ययन, जैसे कि हमने लिया था समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यदि आर्थिक विकास को पढ़ना है तो आर्थिक विकास में जितने भी मापदंड हैं आर्थिक विकास के, वो सारे समष्टि अर्थशास्त्र के चर हैं, वो सारे वेरिएबल्स हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। तो इसलिए यदि आर्थिक विकास का अध्ययन करना है, इस बात का अध्ययन करना है कि किस तरह से कोई देश अपने प्राकृतिक और मानवीय साधनों का उपयोग करे जिससे कि उसे उसकी अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हो। देखो, हमारे पास दो तरह के मुख्यतः साधनों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन जिनसे हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और एक होते हैं ह्यूमन रिसोर्स या मानवीय संसाधन। तो इन दोनों साधनों के संयुक्त प्रयासों से क्या होता है, उत्पादन होता है। तो आर्थिक विकास में किसी भी देश का विकास जो है या वृद्धि जो है इन दोनों साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है, इनके अनुकूलतम उपयोग पर निर्भर करती है। दो चीजों पर निर्भर करती है, कितने तो हमारे पास प्राकृतिक और मानवीय साधन उपलब्ध हैं और उनका कितना अनुकूलतम उपयोग हो रहा है, इस बात पर हम आर्थिक विकास जो है निर्भर करता है। और ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में। तो इसलिए यदि आर्थिक विकास का अध्ययन करना है कि कितना, यदि अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक और मानवीय साधन कितने उपलब्ध हैं, उनका अनुकूलतम उपयोग हो रहा है कि नहीं, पूर्ण रोजगार प्राप्त हो रहा है कि नहीं, अर्थव्यवस्था में निवेश कितना हो रहा है, उससे पूंजी निर्माण कितना हो रहा है, कितने बढ़ाने की आवश्यकता है, तो हमें समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। तीसरा है कि यदि आर्थिक नीतियों का निर्माण करना है, यदि देश में उपयुक्त आर्थिक नीतियों, उपयुक्त मतलब जो समाज के लिए लाभकारी नीतियां हैं
वो यदि सरकार को बनानी है तो सरकार को तो हमें समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी देश का विकास या कल्याण जो है उसमें जो नीतियां हैं बनाई गई हैं, जो पब्लिक पॉलिसीज हैं, सार्वजनिक नीतियां हैं, उस पर किसी भी देश का विकास या समृद्धि निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि देश में जितनी समाज कल्याण की योजनाएं बनाई जाती हैं, यदि वो देश की परिस्थितियों के अनुकूल है तो वहाँ के लोग क्या होंगे, ज्यादा स्वस्थ होंगे, ज्यादा शिक्षित होंगे, ज्यादा कुशल होंगे। और ज्यादा शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे तो क्या होगा, उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो ज्यादा कार्य करेंगे, उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, वो ज्यादा कार्य करेंगे, ज्यादा कार्य करेंगे तो उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो नेचुरली देश का विकास होगा। तो इसलिए आर्थिक नीतियों का निर्माण जो है सरकार इस प्रकार से करना होता है सरकार को कि उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले और इससे समाज का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो। तो इन कौन सी नीतियों को सरकार किस प्रकार से बनाए, ये यदि करना है तो समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन इन नीतियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। अब यदि हमको अंतर्राष्ट्रीय तुलना मतलब यदि हमें विभिन्न देशों की तुलना करनी है कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकासशील है और कौन सा अल्प विकसित है, यदि विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति की हमें तुलना करनी है तो भी हमें समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि जैसे हमने पहले लिया कि आर्थिक विकास को मापने का जो मापदंड है, राष्ट्रीय आय, सकल उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर, ये 4 मापदंड हैं जिसके आधार पर हम विभिन्न देशों को अल्प विकसित, विकासशील और विकसित 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। तो ये चारों के चारों जो मापदंड हैं, सकल उत्पादन, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर, इन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में। इसलिए यदि विभिन्न देशों की तुलना करनी है या इंटरनेशनल कंपैरिजन करना है या अंतरराष्ट्रीय तुलना करनी है तो भी हमें समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना ही पड़ेगा। बिना समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के हम अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं नहीं कर सकते, विभिन्न देशों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त नहीं कर सकते हैं। फिर और क्यों पढ़ें समष्टि अर्थशास्त्र हम? तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि यदि व्यष्टि अर्थशास्त्र को हमें पढ़ना है तो भी हमें समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यदि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन हमें अच्छे से करना है, बहुत ध्यान से करना है, तो हमें समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। उसमें एक कमी क्या आ रही थी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के कई निर्णय ऐसे होते हैं जिनको समूह पर हम लागू नहीं कर सकते। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के एक बड़े समूह का अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन तभी अर्थपूर्ण होगा जब समग्र के व्यवहार का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए। जब तक वो मतलब कोई भी व्यक्तिगत जो निर्णय है वो तभी सही होगा जबकि वो समष्टि पर भी सही तरह से लागू हो। तो ये 5 मुख्य बातें ली जो ये बताती हैं कि हमें समष्टि अर्थशास्त्र को क्यों पढ़ना चाहिए, क्या इसका महत्व है। तो ये बातें बताती हैं कि चूंकि समष्टि अर्थशास्त्र का ये महत्व है कि यदि अर्थव्यवस्था का विस्तृत अध्ययन करना है, आर्थिक विकास को पढ़ना है, सही आर्थिक नीतियों का निर्माण करना है, विभिन्न देशों की तुलना करनी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना है, तो भी हमें समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना ही पड़ेगा। अब लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ कमियां थी, उसी तरह समष्टि अर्थशास्त्र की भी कुछ कमियां हैं। सबसे पहला क्या है कि इसके परिणाम औसत पर आधारित होते हैं, जबकि व्यक्तिगत वास्तविकताएं उनसे काफी दूर हो सकती हैं। समष्टि अर्थशास्त्र जो है विभिन्न औसतों का योग होता है। औसत जो परिणाम होते हैं उन पर उनको हम समष्टि पर लागू कर देते हैं, जबकि अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो व्यक्तिगत वास्तविकता है वो इससे काफी अलग होती है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत समूहों के अध्ययन को संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू करने का प्रयास किया जाता है, जो अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत समूह के अध्ययन, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत समूह का अध्ययन था उसको पूरे समूह पे लागू कर देते हैं, जो कई बार बहुत घातक सिद्ध हो सकता है अर्थव्यवस्था के लिए। जैसे हमने उदाहरण भी लिया था कि एक व्यक्ति यदि बचत करता है तो ठीक है, लेकिन उसी निर्णय को यदि सारी अर्थव्यवस्था पर लागू कर दिया जाए तो यह अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो सकता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समग्र उपभोग, समग्र विनियोग, समग्र बचत
सकल उत्पादन एवं सकल आय जैसे वेरिएबल्स को समावेश होता है जो एक दूसरे से भिन्न प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये कुछ कमियां हैं जो ये कहती हैं कि ये समष्टि अर्थशास्त्र की एक सीमा लगा देती है, मतलब उसकी कुछ कमियां हैं। अब हम लेते हैं एक आखिरी हमारा पॉइंट, मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स या समष्टि परक आर्थिक विरोधाभास। ये कभी कभी तुम्हारा 2 नंबर का 1 नंबर का ऐसे आ जाता है कि समष्टि परक आर्थिक विरोधाभास आखिर है क्या, मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स क्या है। जैसे साधारण शब्दों में हम कहें तो जो हमने पहले लिया था ना कि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो व्यष्टि पर तो सही साबित होते हैं, लेकिन उसी निर्णय को यदि हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू कर दें तो वो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक या घातक हो सकते हैं। तो उसी को हम मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स कहते हैं, समष्टिपरक आर्थिक विरोधाभास। वैसे तो हम क्या कहते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो व्यक्तिगत इकाइयों का जो जोड़ है उसके आधार पर हम समष्टि का अध्ययन करते हैं, मतलब जो व्यक्तिगत निर्णय है उन्हीं को समष्टि पर लागू करते हैं। लेकिन कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो यदि एक व्यक्ति या व्यक्तिगत स्तर पर तो सही होते हैं, लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर यदि लागू कर दिया जाए या समूह पर लागू कर दिया जाए तो उसके जो रिजल्ट है वो बहुत हानिकारक हो सकते हैं। तो अब हम पढ़ें कि क्या है समष्टिपरक आर्थिक विरोधाभास। यद्यपि कुछ परिस्थितियों में व्यक्तिगत या व्यष्टिपरक तरीके से संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, परंतु कुछ परिस्थितियों में ये निष्कर्ष सही नहीं होते हैं। कुछ परिस्थितियों में तो व्यष्टिपरक जो निर्णय है वो समष्टि पर हम लागू कर सकते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें ये निर्णय सही नहीं हो सकते हैं। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में व्यष्टिपरक तरीके से संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था या समष्टिपरक समूहों के व्यवहार का विवेचन करने से भ्रामक व गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं। मतलब हर परिस्थिति में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें क्या होगा कि व्यष्टिपरक जो परिणाम है, व्यष्टिपरक तरीके से जो हमने निष्कर्ष निकाले हैं, यदि उसको हमने समष्टि पर लागू कर दिया तो उसके जो रिजल्ट हैं वो गलत या अच्छे नहीं होंगे। जब आर्थिक नियम व्यक्तिगत इकाइयों पर तो लागू होते हैं परंतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं, तो इससे अनेक विरोधाभास उत्पन्न होते हैं। मतलब व्यक्तिगत इकाइयों पर जो नियम लागू होते हैं, जब उसको संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं कर सकते तो उससे विरोधाभास उत्पन्न होता है और उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स या समष्टिपरक आर्थिक विरोधाभास। तो उसकी परिभाषा दें तो क्या कहें कि जब आर्थिक नियम व्यक्तिगत इकाइयों पर लागू होते हैं पर उसको संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर हम लागू नहीं कर सकते हैं, यदि लागू किया गया तो उसके परिणाम बहुत घातक और हानिकारक होते हैं, तो इसको कहते हैं विरोध। तो इसमें एक विरोधाभास उत्पन्न होता है जिसको हम समष्टिपरक विरोधाभास या मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स कहते हैं। अब समझ आया कि मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स का साधारण शब्दों में क्या मतलब हुआ कि जो निर्णय एक व्यक्ति या व्यक्तिगत स्तर पर सही होते हैं, लेकिन यदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर उसी निर्णय को लागू कर दिया जाए तो वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा लाभदायक नहीं होता है, उसके परिणाम गलत या हानिकारक हो सकते हैं। तो ये जो विरोधाभास है इसको हम कहते हैं समष्टिपरक विरोधाभास या मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स। तो इस विरोधाभास की जो प्रोफेसर गोल्डिंग ने परिभाषा दी है वो क्या है, समष्टिपरक आर्थिक विरोधाभास का नाम दिया इन विरोधाभासों को, जो विरोधाभास हमने पढ़े थे कि जो भी आर्थिक नियम व्यक्तिगत इकाइयों पर लागू होते हैं परंतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं लागू होते हैं, ऐसे विरोधाभासों को प्रोफेसर गोल्डिंग ने समष्टिपरक आर्थिक विरोधाभास का नाम दिया है। इन समष्टि आर्थिक विरोधाभासों के कारण ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा इसके विशाल आर्थिक समूहों के व्यवहार का समष्टिपरक विश्लेषण को न्यायोचित ठहराया जाता है। इसलिए क्या होता है कि हमें समष्टिपरक विश्लेषण करना होता है। ये जो विरोधाभास जो पैदा हुए इसके कारण से हम क्या नहीं कर सकते, व्यक्तिगत निर्णयों को समष्टि पर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि कई निर्णय जो होते हैं वो व्यष्टि के जो निर्णय है वो समूह पर सही लागू नहीं है, उसके परिणाम जो है समूह सही नहीं होते हैं। इसलिए क्या होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के लिए हमें समष्टिपरक विश्लेषण जो है वो करना पड़ेगा। इसलिए हमें समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारे निर्णय हम व्यष्टि वाले जो व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़कर या व्यक्तिगत जो निर्णय है
वो सभी निर्णय समष्टि पर एज इट इज लागू नहीं कर सकते हैं, उसके परिणाम घातक हो सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, समष्टि परक विश्लेषण या समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा आज समष्टि अर्थशास्त्र की। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, और एक हमने पढ़ा कि समष्टि परक आर्थिक विरोधाभास क्या है। इस तरह से ये हुआ समष्टि और व्यष्टि दोनों अर्थशास्त्र हुए। थैंक यू।